हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? ऑप्शंस देख लेते हैं। टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसके द्वारा यह कहा गया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सदरलैंड एंड वुडवर्ड हो जाएगा। सदरलैंड एंड वुडवर्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक तत्व की बात की जाए तो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक तत्व को कहा जाता है। एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सांस्कृतिक तत्व हो जाएगा। और संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई क्या है, कौन सी है, तो वो सांस्कृतिक सकुल हो जाएगा। तो संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई होती है सांस्कृतिक तत्व, जब कई सारे सांस्कृतिक तत्व मिल जाते हैं तब वे सांस्कृतिक सकुल का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप पूजा को ले लीजिए। पूजा आप करते हैं, पूजा क्या है? एक सांस्कृतिक सकुल हो जाएगी। और इसके अंतर्गत पूजा के दौरान जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल, धार्मिक जो क्रियाएं होती हैं, कपड़े, वस्त्र जो होते हैं, ये सभी सांस्कृतिक तत्व कहलाए जाएंगे। ये जब सब मिल जाते हैं तब हमारी पूजा संपन्न होती है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सांस्कृतिक तत्व सकुल की बात की जाए तो वही कई सारे जब सांस्कृतिक तत्व मिल जाएंगे तब वे सांस्कृतिक सकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तब वे एक समूह की रचना करते हैं, या कथन किसका है? ऑप्शंस है विलियम्स, सैडरसन, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, एडवर्ड सापिर यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑकबर्न एंड निमकॉफ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समूह की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो, या लक्षणों की बात की जाए तो, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। सामान्य उद्देश्य पाए जाते हैं उनके बीच, पारस्परिक अंतरक्रिया होती है, कार्यों का विभाजन होता है, ऐच्छिक सदस्यता पाई जाती है और जागरूकता होती है। उन समूहों के सदस्यों के बीच में जागरूकता पाई जाती है और समूह में जो होती है सदस्यता वे ऐच्छिक सदस्यता होती है। एक प्रश्न एडवर्ड सापिर से संबंधित विशेषता से परिभाषा से संबंधित पूछा जाता है कि किसे सामाजिक समूह, इन्होंने किस तरीके से सामाजिक समूह को परिभाषित किया है? तो याद रखिएगा, स्वार्थ या हित के आधार पर, स्वार्थ या हित के आधार पर एडवर्ड सापिर ने समूह को, सामाजिक समूह को परिभाषित किया। इनका कहना था कि कोई विशेष स्वार्थ होता है जो समूह के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। सैडरसन से संबंधित एक प्रश्न क्या आता है कि समूह के जो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं वे कौन कौन से हैं? 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो पहले उन्होंने ऐच्छिक समूह बताया, आप ये याद रखेंगे, ऐच्छिक समूह। दूसरा अनैच्छिक समूह हो जाएगा। ठीक है, अनैच्छिक समूह हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रतिनिधिक समूह हो जाएगा। प्रतिनिधिक समूह हो जाएगा। ये 3 प्रकार समूह के सैडरसन ने बताए हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका है, इस विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है डब्ल्यू समनर, सी एच कूले, मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका है, यह कथन इनमें से किसका है? सही यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी ग्रुप के बारे में हम लोगों ने सोशल ग्रुप में पढ़ा था। सामाजिक समूह, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तब वहां पर समूह से संबंधित सभी अवधारणाओं को देखा गया था क्लास में। आप में से जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वे सभी
चैनल की प्लेलिस्ट में फोल्डर चेक कर लीजिए, अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं, टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, सभी का फोल्डर बना दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी CH कूले सही हो जाएगा। ठीक है, सोशल जो प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो CH कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है और ये बुक आती है 1909 में। ठीक है, CH कूले की ये पुस्तक है, 1909 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक आती है। इस पुस्तक में CH कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो CH कूले का है, अपनी इस बुक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। अब किस तरीके से प्राइमरी ग्रुप को ये डिफाइन करते हैं, इनका कहना था कि व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन जिनके बीच आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह कहते हैं। और इन्होंने जो उदाहरण दिए थे प्राथमिक समूह के 3 दिए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। परिवार, पड़ोस और मित्र समूह, ये 3 उदाहरण हैं जो कि प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह के बताए हैं CH कूले ने। ठीक है, और यहाँ पर मैकेवर की बात आती है। ठीक है, मैकेवर की बात आपको ये याद रखनी है, इन्होंने प्राथमिक समूहों को, ठीक है, एक सेकेंड, इन्होंने प्राथमिक समूहों को सामाजिक संरचना की इकाई या कोशिका कहा है। ठीक है, ये किसकी बात यहाँ पर हो रही है, मैकेवर एंड पेज की हो रही है। इन्होंने प्राथमिक समूहों को सामाजिक संरचना की इकाई या कोशिका कहा है। ये मैकेवर एंड पेज से संबंधित है, इनसे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आता है। यहाँ पर है प्रश्न, किसने प्रसिद्ध पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया लिखी? हट्टन, इरावती कार्वे, मजूमदार, गुहा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इरावती कार्वे। इरावती कार्वे ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए इन्होंने कहा था कि हमारे पास अगर किसी को भारतीय समाज का अध्ययन करना है तो हमें 3 बातों का ज्ञान होना जरूरी है। एक तो भारतीय जाति व्यवस्था, दूसरा हो जाएगा पारिवारिक व्यवस्था और तीसरा हो जाएगा भाषाई संरचना। ये किसने बताए हैं? इरावती कार्वे ने बताए हैं, ये आपको याद रखना है। एक इनकी पुस्तक है हिंदू सोसाइटी। ठीक है, हिंदू सोसाइटी, इस पुस्तक में इन्होंने जाति व्यवस्था की बात की और जाति व्यवस्था की 2 मुख्य विशेषताएं बताती हैं। अंतर्विवाही समूह जाति को बताते हैं या अंतर्विवाह, और दूसरा परंपरागत व्यवसाय। ठीक है, जाति व्यवस्था की 2 मुख्य विशेषता हैं, अंतर्विवाही है और दूसरा परंपरागत व्यवसाय। इस पुस्तक में किसकी बात की है? जाति व्यवस्था की। ठीक है, और जाति को इन्होंने क्या कहा था? एक विस्तारित नातेदारी समूह कहा था। जाति क्या है? एक विस्तारित नातेदारी समूह है, ये इनका कहना था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाज संघर्ष की स्थिति से गुजरने के बाद स्थापित किया गया सहयोग है, यह किसने कहा? र्यूटर, मैकेवर, किंग्सले डेविस, ग्रीन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज संघर्ष की स्थिति से गुजरने के बाद स्थापित किया गया सहयोग है, यह किसके द्वारा कहा गया है? संघर्ष की बात की जाए तो संघर्ष को हम लोगों ने कहाँ देखा है, कहाँ कंप्लीट किया है? सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया वाली जब क्लासेस हुई थी तो वहां पर संघर्ष को, कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ाया गया था। ये क्या है? एक असहयोगी प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखेंगे आप, एक असहयोगी प्रक्रिया है। इसके अलावा चेतन प्रक्रिया, ठीक है, फिर आ जाएगा वैतिक प्रक्रिया है,
अनिरंतर है, अनिरंतर प्रक्रिया है और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आपको हर जगह ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई। और मैकेवर का क्या कहना था संघर्ष के बारे में? सामाजिक संघर्ष में वे उन सभी कार्यों को, क्रियाओं को शामिल कर लेते हैं जिसमें व्यक्ति किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से विरोध करता है, लड़ता है। तो उसके आधार पर इन्होंने क्या कहा है, कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया है। मैकेवर की बात की जाए तो इन्होंने संघर्ष के दो प्रकार बताए हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है प्रत्यक्ष संघर्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष संघर्ष। ये दो प्रकार किसने बताए हैं? मैकेवर ने बताए हैं। प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात किसने की है? मैकेवर ने की है। किंग्सले डेविस भी संघर्ष के दो प्रकार बताते हैं। आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष। ठीक है, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष ये दो हो जाएंगे जो कि किंग्सले डेविस ने बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से काला जादू क्या है? रचनात्मक जादू है, संरक्षक जादू है, विनाशात्मक जादू है या फिर सामूहिक जादू है? ब्लैक मैजिक को इनमें से कौन सही तरीके से डिफाइन कर रहा है? विनाशात्मक जादू होगा, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की ने जादू को किस तरीके से परिभाषित किया? उन्होंने कहा कि जो जादू है, मैजिक है, ये विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन्होंने जादू के, ठीक है, मेलानोव्स्की ने जादू के दो प्रकार बताए थे। एक है सफेद जादू और दूसरा है काला जादू। सफेद जादू अच्छे कार्यों के लिए, ठीक है, अच्छे कार्यों के लिए, और ये कष्ट या हानि पहुंचाने के लिए। ठीक है, काला जादू किस लिए किया जाता है? दूसरों को कष्ट या हानि पहुंचाने के लिए। और सफेद जादू का जो कार्य होता है वो कल्याण के लिए होता है। ठीक है, अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है। मैजिक के ये दो टाइप, वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका हो जाएगा? मेलानोव्स्की का हो जाएगा। इसके अलावा मेलानोव्स्की ने धर्म प्लस जादू की जो बात की, उन्होंने धर्म और जादू को क्या बताया? पवित्र बताया। और जो विज्ञान है, साइंस है, इसको अपवित्र बताया। ठीक है, ये आप बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। धर्म और जादू को पवित्र किसने कहा है? मेलानोव्स्की ने। और साइंस, विज्ञान को अपवित्र कहा है मेलानोव्स्की ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? कल्चरल सोशियोलॉजी की जो बुक है, इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस है जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन। जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक किसकी हो जाएगी? ऑप्शन डी हो जाएगा, गिलेन एंड गिलेन। गिलेन एंड गिलेन की यह पुस्तक है। और गिलेन एंड गिलेन ने सांस्कृतिक समाजशास्त्र इस पुस्तक में संस्था की कुछ विशेषताएं बताई थी। कौन कौन सी थी? जैसे कि संस्था को ये सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई बताते हैं गिलेन, और कहते हैं कि जो संस्थाएं हैं ये संस्कृति का वाहक हैं। दूसरा, स्थायित्व की बात करते हैं। जो संस्था की विशेषताएं बताई उन्होंने स्थायित्व की बताई। सांस्कृतिक उपकरण है, प्रतीक होते हैं, स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। ये 5 विशेषताएं गिलेन एंड गिलेन ने अपनी इस पुस्तक में संस्था से संबंधित बताई हैं। नेक्स्ट है, एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है समाज की प्रभावी संस्कृति को अमूल्य रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह है भावपरक संस्कृति, उप संस्कृति, प्रति संस्कृति, यथार्थ संस्कृति। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
एक उप संस्कृति है जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंधित है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का वह प्रतिपादन करती है, इनमें से कौन सी होगी वो। यहां पर सही क्या हो जाएगा, प्रति संस्कृति हो जाएगा। प्रति संस्कृति को काउंटर कल्चर या कॉन्ट्रा कल्चर कहा जाता है। काउंटर कल्चर या कॉन्ट्रा कल्चर कहा जाता है और ये अवधारणा जो है वो मिल्टन सिंगर ने दी है। किसने दी है, मिल्टन सिंगर ने दी है ये अवधारणा प्रति संस्कृति की। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो प्रति संस्कृति है इसके जो विचार हैं, व्यवहार, प्रतिमान है, ये सभी मुख्य संस्कृति के विरोध होते हैं, विरोधी में होते हैं। ठीक है, ये मुख्य या प्रधान संस्कृति जो होती है उसे नकारती है। उप संस्कृति की बात की जाए, उप संस्कृति क्या है, तो जो कोई भी मुख्य संस्कृति होती है समाज की, उसके अंतर्गत जब कोई लघु संस्कृति विकसित हो जाती है तो उसे ही हम उप संस्कृति कहेंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि भारतीय संस्कृति मुख्य संस्कृति है और इसके अंतर्गत राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी संस्कृति ये सभी क्या कहलाएंगी, उप संस्कृतियां कहलाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना तथा इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया है। अर्नोल्ड टॉयनबी, मैकेवर, ए गोल्डन वाइजर और इनमें से कोई नहीं। गोल्डन वीजर है यहाँ पर। ठीक है, सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक इनमें से किसने माना और सभ्यता शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए इनमें से किसके द्वारा किया गया है। यहां पर सही क्या हो जाएगा, गोल्डन विजर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभ्यता की बात की जाए तो सभ्यता से में हम उन सभी क्रिया विधियों को ले लेते हैं जिसे व्यक्ति ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए उसका निर्माण किया है। ये अगर हम इनकी कुछ विशेषताएं देखें तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का ये एक साधन होती हैं। भौतिक वस्तुओं से इनका संबंध होता है, जैसे 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 व्यक्ति निर्माण करता है, निर्मित करता है। जैसे कि आप ले सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए व्यक्ति ने पंखे का, एसी का निर्माण किया। ये सभी किस में आएंगी, सभ्यता के अंतर्गत आएंगी। प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं एवं दूसरे को, ऑप्शंस देख लेते हैं, मापन समूह, नियंत्रित समूह, संदर्भ समूह या फिर उप समूह। यहां पर सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर क्या होगा, नियंत्रित समूह होगा। बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज का वर्गीकरण साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त और त्रिसंयुक्त के रूप में किया है। हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, गॉफमैन, कार्ल मार्क्स। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज का इस तरीके से क्लासिफिकेशन इनमें से किसके द्वारा किया गया है। यहां पर सही हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जिन्हें सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक संरचना अवधारणा की सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने समाज के दो प्रकार बताए थे। पहला क्या हो जाएगा, सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा हो जाएगा औद्योगिक समाज। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, औद्योगिक समाज हो जाएगा। ये स्पेंसर द्वारा बताए गए हैं। दुर्खीम ने समाज के 5 स्वरूप बताए थे। दुर्खीम ने जो 5 स्वरूप बताए हैं वो कौन कौन से हैं। जो पहला है दुर्खीम ने जिसकी बात की है वो सरल समाज है। ठीक है, सरल समाज है। दूसरा क्या है, बहुखंडीय सरल समाज। ठीक है, बहुखंडीय सरल समाज। तीसरा हो जाएगा साधारण
मिश्रित, बहुखंडीय समाज, चौथा हो जाएगा दोहरे, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। ये चार समाज के जो स्वरूप हैं वो किसके द्वारा बताए गए हैं? एमाइल दुर्खिम के द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्न में से कौन सा आधार है? नातेदारी, राजत्व, जनरीतियां, रूढ़ियां। सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का इनमें से कौन सा आधार है? नातेदारी। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार ग्रामीण वह क्षेत्र है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हो, जिसका आकार सीमित हो, घनिष्ठ व प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं? ऑप्शंस है मैरल एल्ड्रिस, एलियट एंड मैरल, लैंडिस या फिर हेनरी मैन। यहां पर सही क्या होगा? ग्रामीण वह क्षेत्र है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हो, जिसका आकार सीमित हो, घनिष्ठ व प्राथमिक संबंध पाए जाते हो। इस तरीके से ग्रामीण को किसने परिभाषित किया है? ग्रामीण क्षेत्र को लैंडिस ने। ठीक है, लैंडिस ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात आती है अगर रूरल कम्युनिटी की, कि सबसे पहले ग्रामीण पर, गांव पर अध्ययन की जो व्यवस्थित तरीके से शुरुआत की है वो किसके द्वारा की गई है? रेडफील्ड के द्वारा की गई है। सबसे पहले गांव पर अध्ययन व्यवस्थित तरीके से रेडफील्ड ने किया था। इसकी शुरुआत रेडफील्ड से के द्वारा मानी जाती है और इनका अध्ययन कहाँ रहा है? मैक्सिको के टेपो जलान और जो चानकोम गांव है उस पर। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहले किसे श्रेय जाता है? रेडफील्ड को जाता है। लैंडिस की जो पुस्तक है, ठीक है, लैंडिस की जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? रूरल लाइफ इन प्रोसेस। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, रूरल लाइफ इन प्रोसेस है लैंडिस की। और इस पुस्तक में ग्रामीण शब्द की व्याख्या के लिए इन्होंने 3 तत्वों पर जोर दिया, या 3 तत्वों के आधार पर लैंडिस ने ग्रामीण शब्द को परिभाषित किया है। पहला क्या हो जाएगा? सीमित आकार। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध। ठीक है, तीसरा हो जाएगा प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता। ठीक है, तो सीमित आकार, प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध, ये इन 3 तत्वों के आधार पर ग्रामीण शब्द को परिभाषित किया है लैंडिस ने अपनी पुस्तक रूरल लाइफ इन प्रोसेस में। और ग्रामीण गांव पर अध्ययन करने की जो व्यवस्थित तरीके से शुरुआत का श्रेय जाता है वो रॉबर्ट रेडफील्ड को जाता है। इनका जो अध्ययन रहा है वो मैक्सिको के टेपो जलान गांव और चानकोम गांव पर रहा है। नेक्स्ट है, समूह अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है या तर्क है? जॉनसन, हॉटेनरेस, मोरिस जिन्सबर्ग, बोटोमोर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? समूह अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है या किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? हॉट एंड रेस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रुप हम किसे कहेंगे? व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह जिनके बीच में क्या हो? संबंध पाए जाते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। अच्छा, जॉनसन का एक प्रश्न आता है कि जॉनसन ने समूह निर्माण के लिए किसे महत्वपूर्ण तत्व माना था? आपसी सहयोग को। ठीक है, आपसी सहयोग को।
समूह के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण तत्व बताते हैं। और बोटोमोर ने व्यक्तियों के संकलन को के आधार पर समूह को जो दो तत्व बताए हैं, या समूह के जो सामाजिक समूह है उसको दो तत्वों के आधार पर जो इन्होंने परिभाषित किया है कि व्यक्तियों का जो एक ऐसा संकलन है जिसके बीच में क्या हो, निश्चित संबंध पाए जाते हों। ठीक है, एक तो है निश्चित संबंध, व्यक्तियों के बीच में क्या हो, जो व्यक्तियों का संकलन है या जो व्यक्तियों का समूह है उनके बीच में क्या हो, निश्चित संबंध हो। और दूसरा समूह प्लस उस समूह के जो प्रतीक हैं, प्रतीकों के प्रति वो क्या हो, एक सेकेंड रुकिए, सचेत हो। ठीक है, व्यक्ति समूह और उस समूह के प्रतीकों के प्रति क्या हो, सचेत हो, और उन उसके जो वो ग्रुप है उस ग्रुप में जो व्यक्ति हैं उनके बीच में निश्चित संबंध पाए जाते हों। इन दो तत्वों के आधार पर बोटोमोर ने सामाजिक समूह को परिभाषित किया है। नेक्स्ट है, सदस्यता के आधार पर समूह का विभाजन सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में किसने किया? एंथोनी गिडेंस, वॉट, आर.के. मर्टन, जे.एच. फिक्टर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। गिडेंस, वॉट, आर.के. मर्टन, जे.एच. फिक्टर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समूह का विभाजन सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में इनमें से किसके द्वारा किया गया है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सदस्यता समूह किसे कहेंगे? जिसका कि व्यक्ति क्या है, सदस्य है। ठीक है, व्यक्ति सदस्य है। और गैर सदस्यता समूह में सदस्य नहीं है। और ये मर्टन ने बताए हैं समूह के दो प्रकार, ये आप याद रखेंगे। वॉर्ड की बात आती है तो इन्होंने दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से दो प्रकार बताए हैं? एक तो अनिवार्य समूह है और दूसरा ऐच्छिक समूह। अनिवार्य और ऐच्छिक समूह की बात किसने की है? वॉर्ड ने की है। यहां पर एक आप याद रखेंगे नाम, सैडरसन का। ठीक है, सैडरसन ने समूह के कितने प्रकार बताए हैं? 3 बताए हैं। पहला हो जाएगा ऐच्छिक समूह, दूसरा हो जाएगा अनैच्छिक समूह, और तीसरा क्या हो जाएगा? प्रतिनिधिक समूह। ये 3 प्रकार समूह के सैडरसन के द्वारा बताए गए हैं। वॉर्ड ने 2 बताए, इसमें प्रतिनिधिक समूह ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टाइप सैडरसन का, जिसने बताए हैं 3। ठीक है, और समूह की विशेषताएं तो आपको पता ही है। व्यक्तियों का संकलन होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, समान उद्देश्य होते हैं, उनके बीच में अंतर क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक सदस्यता होती है, कार्यों का विभाजन होता है, जागरूकता पाई जाती है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इनमें से किसने आदिकालीन समाज में पाए जाने वाले कानून, अपराध एवं प्रथाओं का विस्तृत अध्ययन किया है? आदिकालीन समाज में जो कानून थे, प्रथाएं थी, अपराध था, उनका विस्तृत अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम, रॉस, समनर, मैलोनोवस्की, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मैलोनोवस्की होगा। मैलोनोवस्की, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। इनकी अगर बुक्स की बात की जाए तो एक इनकी बुक है अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। दूसरी है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज, मैजिक एंड साइंस, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस करके इनकी पुस्तक है मैलोनोवस्की की। हालांकि सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उस पर अलग से क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों एवं अनेक प्रकार के अन्य संबंधों का सामान्य विज्ञान है या तर्क किसका है? सोरोकिन, जॉनसन, पार्सन्स, सीमेल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोरोकिन, जॉनसन, पार्सन्स, सीमेल, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों एवं अनेक प्रकार के अन्य संबंधों का सामान्य विज्ञान है या किसका कहना है?
सोरोकिन का कहना है। सोरोकिन ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इनके अगर बुक्स की बात की जाए तो एक सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स करके है। इस पुस्तक में सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है सोशल मोबिलिटी। दूसरी क्या हो जाएगी? सोशल मोबिलिटी हो जाएगी। तीसरी है क्राइम एंड पनिशमेंट। तीसरी हो जाएगी क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं सोरोकिन की, इन्हें आपको याद रखना है। प्रश्न है कार्ल मार्क्स के सामाजिक स्त्रीकरण के आर्थिक स्वरूप के विपरीत इन 3 स्वरूपों की चर्चा की है। आर्थिक स्त्रीकरण, राजनीतिक स्त्रीकरण, व्यवसायिक स्त्रीकरण। ऑप्शंस में सोरोकिन, आंद्रे बेते, बोटोमोर, पार्सन्स दिए गए हैं। यहां पर सही क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्त्रीकरण का आर्थिक स्वरूप के वर्णन की थी। यहाँ पर उनके विपरीत इन 3 तरह के सामाजिक स्त्रीकरण के बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? सोरोकिन के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और सोरोकिन का ये भी कहना था कि स्तर विहीन समाज सिर्फ एक मात्र कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण ना पाया जाता हो। ये सिर्फ एक मात्र कल्पना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन है या किसका कथन है? टॉनीज, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन है या किसका कहना है? यहां पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर टॉनीज है। ठीक है, टॉनीज है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और टॉनीज ने समाजशास्त्र के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, 3 प्रकार बताए थे। पहला क्या हो जाएगा? विशुद्ध समाजशास्त्र। ठीक है, विशुद्ध समाजशास्त्र। दूसरा हो जाएगा व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक समाजशास्त्र। और तीसरा क्या क्या हो जाएगा? प्रयोग सिद्ध। ये 3 प्रकार किसने बताए? 3 जो प्रकार हैं समाजशास्त्र के, वो किसके द्वारा बताए गए हैं? टॉनीज के द्वारा बताए गए हैं। और टॉनीज ने ये भी कहा था कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, इसके लिए जो महत्वपूर्ण तत्व है वो इन्होंने आदर्श नियमों को बताया था। आदर्श नियमों को सामाजिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया था। और इसके भी ये 3 प्रकार बताते हैं। ठीक है, 3 तरह के आदर्श जो आदर्श नियम है उसकी बात करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आदेश, दूसरा है कानून, और तीसरा क्या हो जाएगा? सदाचार। आदेश, कानून, सदाचार, ये 3 इन्होंने बताए थे टॉनीज ने आदर्श नियमों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है किन 2 समाजशास्त्रियों ने जॉर्ज सिमेल से प्रभावित होकर विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया? R.E. पार्क एंड W. बर्गेस, मैकेवर एंड पेज, मैक्स वेबर एंड दुर्खीम, मदान एंड मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किन 2 समाजशास्त्रियों ने जॉर्ज सिमेल से प्रभावित होकर विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? पार्क एंड बर्गेस। पार्क एंड बर्गेस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, पार्क एंड बर्गेस ने जो प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा है, और दूसरा संघर्ष, इन दोनों के बारे में इनका कहना था। प्रतिस्पर्धा को ये निरंतर प्लस अवैतिक प्रक्रिया बताते हैं। और जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसे अनिरंतर और
वैयक्तिक प्रक्रिया बताते हैं। ठीक है, पार्क एंड बर्गेस ने प्रतिस्पर्धा को निरंतर और अवैतिक और संघर्ष को अनिरंतर और वैयक्तिक प्रक्रिया बताया है। सोशल प्रोसेस इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार गिलिन एंड गिलिन ने बताए थे, समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया ऐसा व्यवहार है जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है, अंतःकरण के विरुद्ध कार्य करना निहित होता है, अनैतिक व्यक्ति की भर्त्सना निहित होती है, या फिर किसी प्रतिज्ञा का तोड़ना निहित होता है। किसे हम विचलित व्यवहार कहेंगे? ऐसा व्यवहार जिसमें प्रतिमानों का उल्लंघन निहित हो। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। समाज के जो नियम मानक होते हैं, मानदंड होते हैं, उनके अनुरूप आचरण न करने वाले व्यवहार को ही हम विचलन के अंतर्गत शामिल करते हैं। प्रश्न है, एच.एस. बेकर द्वारा विचलनकारी व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए गए परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं? किस पर्सपेक्टिव का यूज किया था बेकर ने? संरचनावादी, प्रकारवादी, अंतःक्रियावादी, अपराध शास्त्री यहाँ पर दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच.एस. बेकर द्वारा विचलनकारी व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए इनमें से किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है? अंतःक्रियावादी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बेकर ने लेबलिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, लेबलिंग सिद्धांत किसका है? बेकर का है, एच.एस. बेकर का है। ठीक है, प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान किसकी है? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन है एन.के. बोस, माल्थस, स्पेंसर, किंग्सले डेविस। एन.के. बोस, माल्थस, स्पेंसर, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हो जाएगी किंग्सले डेविस की। ठीक है, किंग्सले डेविस की हो जाएगी। इनकी पुस्तक कौन सी है? ह्यूमन सोसाइटी है। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी इनकी पुस्तक है किंग्सले डेविस की, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने अपने सभी अध्ययनों में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। ठीक है, प्रकार्यात्मक जो परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग इन्होंने अपने सभी अध्ययनों में किया है। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था विल्बर्ट मूर के साथ, यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, पुस्तक से संबंधित है। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी है? एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, मैकम मेरियट, कैथरीन गफ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी हो जाएगी? एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, मैकम मेरियट, कैथरीन गफ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा बताइए? आपको कई बार बताया जा चुका है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया है, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है। ठीक है, ये 3 पुस्तकें ए.आर. देसाई की हैं, इंपॉर्टेंट, इन्हें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है 1832 में किसने कहा कि ग्रामीण समुदाय लघु जनतंत्र हैं? ऑप्शंस है कैथरीन गफ, अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स, चार्ल्स मेटकॉफ। कैथरीन गफ, अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स, चार्ल्स मेटकॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसका कहना है कि ग्रामीण समुदाय लघु जनतंत्र हैं या लघु गणतंत्र हैं? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और भारतीय गांव को लघु समुदाय किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कहा गया है।
ये भी आपको बात याद रखनी है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए यहाँ पर देखते हैं, अमेरिकी अभिजात व्यवस्था की व्याख्या द पावर एलिट नामक पुस्तक में किस लेखक द्वारा की गई है? पॉलिनी, सी राइट मिल्स, ऑथर लुई पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अमेरिकी अभिजात व्यवस्था की व्याख्या द पावर एलिट पुस्तक में इनमें से किसके द्वारा की गई है? यहां पर सही क्या होगा? सी राइट मिल्स हो जाएगा, सी राइट मिल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अच्छा, इनकी एक पुस्तक है सोशियोलॉजिकल, एक सेकेंड, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है, ये एक पुस्तक है। इसके अलावा वाइट कॉलर, ठीक है, वाइट कॉलर भी इनकी पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका गुजरात के सूरत में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन रहा है? ए एम शाह, आई पी देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, के एम कपाड़िया। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। फैमिली वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था गुजरात के सूरत में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? के एम कपाड़िया। और अच्छा, इन्होंने किस अध्ययन में इससे संबंधित लेख लिखे हैं? जो लेख है वो किस लेख में इनसे संबंधित जो निष्कर्ष निकला है या बातें कही हैं, कौन सा लेख है? रूरल फैमिली पैटर्न। ध्यान से सुनिए, रूरल फैमिली पैटर्न, आ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। इस लेख में कपाड़िया ने अपना निष्कर्ष दिया है जो अध्ययन से संबंधित था। प्रश्न है, जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक भूमिकाओं के बीच विरोधाभासी स्थिति में होता है तो उसे कहते हैं भूमिका तनाव, भूमिका दूरी, भूमिका संघर्ष, परिस्थिति संघर्ष। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक भूमिकाओं के बीच विरोधाभासी स्थिति में होता है तब उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूमिका संघर्ष हो जाएगा, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। रोल कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? मर्टन का है। परिस्थिति संघर्ष का कॉन्सेप्ट किसका है? मर्टन का है। भूमिका दूरी का कॉन्सेप्ट किसका है? गॉफमैन, ठीक है, गॉफमैन। भूमिका तनाव की बात आती है तो ये विलियम गुडे का हो जाएगा, ठीक है, ये विलियम गुडे का हो जाएगा। ये सभी कराया गया है। स्टेटस एंड रोल, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया तो सारे स्टेटस एंड रोल से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कराया गया था। सभी के बारे में काफ़ी डिटेलिंग में बातें हुई हैं। ये सभी अवधारणाएं हैं किसकी, क्या है, प्रश्न उससे संबंधित जो बने हैं उनके बारे में भी बातें हुई हैं क्लासेस में। और इसी के नाम से आपको स्टेटस एंड रोल के नाम से फोल्डर भी मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक स्पेंसर द्वारा लिखी गई है? ह्यूमन सोसाइटी, द सिटी, सोशल स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से स्पेंसर की कौन सी बुक हो जाएगी? राइट क्या होगा? ह्यूमन सोसाइटी किसकी है? किंग्सले डेविस की है। द सिटी की बात आती है तो किसकी हो जाएगी? मैक्स वेबर की हो जाएगी। सोशल स्ट्रक्चर मर्डॉक की हो जाएगी, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर किसकी है? मर्डॉक की। और यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी हो जाएगी हर्बर्ट स्पेंसर की। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है? धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में। आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर इनमें से किसने वर्गीकृत किया है? सही क्या होगा? डेविड हार्डीमैन हो जाएगा। डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण दिए गए हैं। जाति से बाहर विवाह करने की जो प्रेरणा है वो औद्योगिक विकास के कारण से होगी, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? मैकेवर, ऑकबर्न, सोरोकिन, समनर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? समनर हो जाएगा। संस्थाओं के विकास की जो अवधारणा है वो समनर द्वारा दी गई है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा भी समनर ने दी थी। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो समनर ने दिया है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस है। वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान वर्ग रखते हैं। इस तरीके से वर्ग को किसने परिभाषित किया है? सही यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे। पहला क्या हो जाएगा? तार्किक क्रिया। दूसरा हो जाएगा मूल्यांकनात्मक क्रिया। तीसरा हो जाएगा भावात्मक क्रिया। और चौथा हो जाएगा परंपरागत क्रिया। ठीक है, ये 4 प्रकार हो जाएंगे सोशल एक्शन के जो कि मैक्स वेबर ने बताए हैं। इसके अलावा शक्ति व सत्ता की बात भी मैक्स वेबर द्वारा की गई है। ठीक है, शक्ति एवं सत्ता की बात भी मैक्स वेबर ने की है। सामाजिक क्रिया की ये जो 4 प्रकार हैं, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया की बात भी मैक्स वेबर ने की है। प्रश्न है, यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं? AR रेडक्लिफ ब्राउन, DD कोशाम्बी, रेडफील्ड, मॉर्गन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? DD कोशाम्बी होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित ट्राइब, कास्ट एंड नेशन किसकी है? ट्राइब, कास्ट एंड नेशन, R नेस्फील्ड, FG बेली, LP विद्यार्थी, बैडन पॉवेल। बताइए, ट्राइब, कास्ट एंड नेशन किसकी है? FG बेली की है। बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने द्विध्रुवीय परंपरा की अवधारणा दी? SC दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, राधा कमल मुखर्जी, दीपांकर गुप्ता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसके द्वारा द्विध्रुवीय परंपरा की अवधारणा दी गई है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा की अवधारणा दी है। ठीक है, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है। SC दुबे ने बहुल परंपरा की अवधारणा दी है। ठीक है, बहुल परंपरा की जो अवधारणा है वो SC दुबे द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लघु परंपरा की बात की जाए तो ये स्थानीय से संबंध रखती है और जो दीर्घ परंपरा है ये राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। लघु परंपरा अलिखित होती है जबकि दीर्घ परंपरा लिखित होती है। लघु परंपरा का वर्णन शास्त्रों में नहीं देखने को मिलता है, यह अशास्त्रीय होती है, जबकि दीर्घ परंपरा का वर्णन शास्त्रों में है, जैसे कि रामायण, महाभारत, गीता, इन सभी में हमें वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आइए देख लेते हैं। बुक्स दी गई हैं, रूरल प्रोफाइल DN मजूमदार, इंडियन विलेज SC दुबे, विलेज इंडिया SC दुबे, इंडियाज विलेजेस MN श्रीनिवास। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। सब कराया जा चुका है, ये सारी बुक्स बताई गई हैं। सही हो जाएगा विलेज इंडिया, SC दुबे की नहीं है। विलेज इंडिया किसकी है? मैकम मेरिट की है। याद रखिएगा, विलेज इंडिया किसकी हो जाएगी? मैकम मेरिट की हो जाएगी। ठीक है, बाकी के सारे सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र।
समाजशास्त्र की विषय वस्तु की बात दुर्खीम ने की है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? सामाजिक विरासत होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु व लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है, यह पूछा जा रहा है। स्टेटस एंड रोल हो जाएगा, परिस्थिति व भूमिका हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से परिस्थिति और भूमिका की जो बात है वो किसने की थी? रॉल्फ लिंटन ने की थी। याद रखेंगे आप, रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका की बात की थी व्यवस्थित तरीके से। किस पुस्तक में की है? पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन है, ये 1936 में आती है। इस पुस्तक में सबसे पहले लिंटन ने परिस्थिति व भूमिका की बात की थी। और परिस्थिति के ये दो प्रकार बताते हैं, प्रदत्त और अप्रदत्त, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने की है अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निजी परिवार की अवधारणा इनमें से किसने दी? एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथोर्प एंड लॉकवुड, यंग एंड विल्मोट, या फिर इनमें से कोई नहीं? निजी परिवार की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? सही क्या हो जाएगा यहां पर? सही क्या होगा? गोल्डथोर्प एंड लॉकवुड। गोल्डथोर्प एंड लॉकवुड ने निजी परिवार की अवधारणा दी है। यंग एंड विल्मोट ने किसकी अवधारणा दी है? सम्मित परिवार की। ठीक है, सम्मित परिवार की जो अवधारणा है वो यंग एंड विल्मोट द्वारा दी गई है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है। बिल्कुल, संस्कृतिकरण की अवधारणा की रचना मैसूर के रामपुरा नामक गांव के दौरान की गई। ठीक है, संस्कृतिकरण समाज के अर्थात स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है। ये सभी सही हो जाएंगे। उपयुक्त डी यहाँ पर, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया है? इसमें क्या होता है, कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की जो रीति रिवाज होते हैं, जो उनके मानदंड होते हैं, जीवन शैली होती है, उनका अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है और इस विश्वास के साथ करती है कि कुछ समय के बाद उनके जो जातीय पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से क्या हो सकेगा? बेहतर हो सकेगा। यही इनकी संस्कृतिकरण की अवधारणा है, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनका एक जो कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्व जाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो कॉन्सेप्ट हैं एम.एन. श्रीनिवास के, जिससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को ही मिलेंगे। इनसे जुड़ी हुई जो क्लासेस हैं उन्हें कराया जा चुका है। एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से आपको चैनल की प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, इन टॉपिक, इन कॉन्सेप्ट्स को जो अभी आपको बताए गए हैं, इन्हें जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न है, अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध कहलाता है। यह संबंधित है। हेनरी मैन, वेस्टरमार्क, मैक्स वेबर, ओसी कॉक्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध कहलाता है। यह किससे संबंधित है? यहाँ पर सही क्या होगा? वेस्टरमार्क हो जाएगा। वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाही सिद्धांत दिया था। ठीक है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए थे, वेस्टरमार्क द्वारा एक विवाहीय सिद्धांत दिया गया था, इसे आप याद रखना है। और इनके इस सिद्धांत के जो समर्थक थे वो मैलोनोवस्की थे और इनकी एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ठीक है, ये वेस्टरमार्क की बुक है, इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रश्न है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। यह कथन किस विद्वान का है? स्पैंगलर, टॉयनबी, कॉल मैनहीम, सोरोकिन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, यह किसका कहना है?
सामाजिक विघटन, जिसमें सामाजिक व्यवस्था में जब असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है तब हम उसे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और यहाँ पर सही हो जाएगा सोरोकिन। सोरोकिन ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए पीए सोरोकिन ने निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया था? व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं? किंग्सले डेविस, डेनियल बेल, केसी जकारिया या फिर इनमें से कोई नहीं? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खाइम, का टाइलर या फिर आर.के. मर्टन? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी होगी? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नाम से भी एक पुस्तक है वेबर की। इसके अलावा द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इस पुस्तक में मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया को बताया था, और जिसके अध्ययन के लिए इन्होंने दो पद्धतियों की बात की थी। एक तो व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ है और दूसरा आदर्श प्रारूप है। इसे भी आपको याद रखना है कि किस बुक में सोशल एक्शन की इन्होंने बात की है। इसके अलावा इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये भी किसकी है? मैक्स वेबर की है। द सिटी नाम से भी मैक्स वेबर की पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है, या कहना है? रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ग्रीन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है और संघर्ष का रूप क्या होता है? वैतिक होता है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर पार्क एंड बर्गेस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो वे बनाते हैं एक समाज, एक संस्था, एक संघ या फिर एक युग्मीय समूह। जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो वे किसका निर्माण करेंगे? एक समूह का। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक अंतरक्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव और समूहों का समूहों पर प्रभाव। यह किसका कहना है? ग्रीन, पार्क एंड बर्गेस, लुंडबर्ग, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर पार्क एंड बर्गेस है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट है, यह किसका विश्वास है कि नाभिकीय परिवार के वैचारिकी ने विशेष रूप से गैर पाश्चात्य समाजों में इसके विकास को प्रोत्साहित किया है? गुडे, पार्सन्स, विल्सन, मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुडे हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।